सुबह सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में गबन के आरोपी 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया। 3 की पेंशन में होगी कटौती। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में भ्रष्ट अधिकारियों को छूट नहीं। गुजरात एटीएस ने ऐसे 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो खतरनाक जहर राइसिन से हजारों लोगों को मारने की बना रहे थे साजिश। गिरफ्तार आतंकियों में प्रदेश के लखीमपुर का आतंकी भी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। निर्वाचन आयोग पोलिंग पार्टियां कर रही हैं रवाना। 122 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे कल वोट। 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम राम मंदिर की तरह होगा भव्य। धर्म ध्वजा 151 फीट की ऊंचाई जाएगी फहराई। धर्म ध्वजा का सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से होता है विशेष महत्व। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में उत्तराखंड महोत्सव की हुई भव्य शुरुआत। 10 दिवसीय महोत्सव में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का होगा प्रदर्शन। तो चलिए इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरी और अंतिम चरण के प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके बाद सभी की जो निगाहें हैं वो 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। इस चरण में मगध, शाहाबाद और सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं महागठबंधन में राजद ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी खुद को साबित करने का चैलेंज होगा। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। पहले चरण में रिकॉर्ड 65% से अधिक मतदान को देखते हुए इस चरण में भी मतदान की उम्मीद है। आज सभी बूथों पर पोलिंग टीम जो है वो पहुंच जाएंगी। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। नेपाल और अन्य राज्यों से लगती सीटों पर चुनाव के चलते राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों की 1650 कंपनियां जगह जगह तैनात की गई हैं। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए आज मुश्किल भरा दिन रह सकता है, क्योंकि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है। इस दौरान अदालत लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों पर कोर्ट आरोप तय कर सकती है। आपको बता दें कि मामला साल 2004 से 9 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या फिर मुफ्त जमीन ली गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि जमीनें लालू यादव के परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम पर ली गई। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। अदालत ने इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाया जा सकता है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो मामला ट्रायल चरण में जाएगा, जहां पर गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए थे। योगी सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन भ्रष्टाचार के अधिकारियों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर लगातार प्रहार जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग से 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और जो भ्रष्ट अधिकारी रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन से कटौती के निर्देश दे दिए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की जांच के बाद इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। आइए जान लेते हैं किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने 7 जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर लिया एक्शन। श्रावस्ती की जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव सेवा से हुई बर्खास्त। शाहजहांपुर के समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार पर हुई कार्रवाई। हापुड़ के समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार व्यास सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। रिटायर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी उमाशंकर शर्मा की पेंशन से 50% की कटौती का आदेश जारी हुआ है। मथुरा विनोद शंकर तिवारी से
1.96 करोड़ की रिकवरी का हुआ आदेश। औरैया में श्री भगवान की पेंशन से 10% कटौती की जाएगी। मैंने जब विभाग में विश्लेषण किया तो कई पुरानी फाइलें दबी पड़ी थी, उनको निकाला, उनके पीछे पड़े और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 4-5 दिन में 4 ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 3 ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन से वसूली करने का आदेश जारी हुआ है। जांच में सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले से लेकर करोड़ों के हेरफेर वाले भ्रष्टाचार के कई मामले दशकों से विभाग में लटके हुए थे, जिसके कारण ये सभी अधिकारी प्रशासन की नजरों से बचे हुए थे। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। वेलकम सर। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए रिपोर्ट। काले नकाब से ढके चेहरे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आतंकी हैं जो देश में एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। मगर ये आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने रविवार को इन्हें गिरफ्तार कर इनके इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल इन आतंकियों पर एटीएस टीम पिछले कुछ दिनों से नजर रख रही थी, लिहाजा पुख्ता जानकारी मिलने के बाद गुजरात एटीएस ने इन आतंकियों को दबोच लिया। गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 आतंकियों को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों की पहचान डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी के रूप में हुई। इन तीनों आतंकियों में 2 आतंकी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक हैदराबाद का निवासी है। सभी आतंकियों की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच है और तीनों ट्रेंड आतंकी हैं। इन आतंकियों के पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। इन आतंकियों को कुछ खास और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस ने इनको लेकर जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। गुजरात एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इसके इतिहास को जाना गया तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। आतंकियों की गिरफ्तारी को एटीएस गुजरात के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात एटीएस ने देश में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया। बहरहाल इनके समूह में और कितने आतंकी शामिल हैं, इनके ठिकाने कहाँ हैं जहां ये अपने हथियारों को रखते हैं, इन्हें फंडिंग से लेकर और दूसरे तरह की मदद कहां से पहुंचाई जाती है, इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। अब रुक करते हैं। 11 नवंबर तक सील कर दिया गया है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर के मुख्य कार्यक्रम ध्वजारोहण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। यह जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पीएम मोदी 25 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और मंदिर के मुख्य कार्यक्रम ध्वजारोहण में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पताका पर जो दोनों चिन्ह हैं उनका उल्लेख रामायण में मिलता है। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है। सभी प्रमुख निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी स्वयं 25 नवंबर को मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा, जो मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा। 25 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उनका शुभागमन है, मंदिर में ही मुख्य कार्यक्रम उनका है, पताका का रोहण करें। हम लोग आज के दिन विस्तार से निर्माण कार्य की भी समीक्षा करें। अब धीरे धीरे निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है
और दिसंबर 2025 तक सभी मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास अब हो गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व है। यह देश की पहली घटना होगी जब किसी मंदिर के शिखर पर 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा। यह न केवल धार्मिक आयोजन होगा बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का गौरव प्रतीक भी बनेगा। फिरोजाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नारखी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले 9 प्राचीन मंदिरों का 14 करोड़ की आर्थिक लागत से लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बताई। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपनी विरासत और परंपरा को सजोने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य है कि फिरोजाबाद को पर्यटन का हब बनाया जाए, जिससे लोग यहाँ की विरासत और संस्कृति से परिचित हो सके। खासकर आधुनिक पीढ़ी हमारी विरासत के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कर सके। ये पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिए लगभग 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम, जिनकी लागत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, उनका इस सरजमी पे नारखी और टूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। सभी लोगों को बधाइयां, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के प्रमुख जी, अन्य तमाम पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार और सभी नारखी और टूला क्षेत्रवासियों को जिनको इन परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है, उनको बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए यहाँ वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभाओं में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभाओं में कुल 27,50,30,19 मतदाता हैं, जिनमें से 14,58,010 पुरुष और 12,92,221 महिला तथा 88 अन्य मतदाता हैं। 1,643 मतदान केंद्रों के 2,980 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से गणना पत्रकों का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्रीमती कौर द्वारा ग्राम जाबलपुर गुद्दड़ में BLO के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि SIR के अंतर्गत गणना पत्रक का वितरण कराया गया। माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जनपद में भी SIR की कार्रवाइयां की जा रही हैं। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक BLOs को घर घर जाना है, इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रत्येक वोटर को प्राप्त कराना है, साथ ही साथ भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करना है। इसी के अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 27 लाख वोटर हैं, प्लस वोटर हैं और 2980 हमारे जो बूथ्स हैं इस समय जनपद में हैं, जिन पे ये कार्य किया जाना है। आज हम लोगों ने रविवार के दिन एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें BLOs ने इन्यूमरेशन फॉर्म तहसीलों से प्राप्त किए, प्रिंटेड इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त किए और साथ ही साथ उन्होंने जनपद में घर घर जाकर वितरण का काम जो है वो स्टार्ट किया। आज का जो हमारा अचीवमेंट रहा है, लगभग 15% घरों में हम लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्राप्त करा दिए हैं। माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पर अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित राशि कोल्ड स्टोरेज से कंटेनर के जरिए आलू की खेप बहरीन के लिए भेजी गई, जिसमें कुफरी, सूर्या, कुफरी, सोना किस्म की आलू के 29 टन आलू भेजे गए हैं। वहीं किसानों का इस मामले को लेकर कहना है कि अब बहरीन के लोग हमारे यहाँ के आलू का स्वाद चखेंगे और आलू के दाम हमें यहाँ नहीं मिलते, उससे अच्छी कीमतों पर दाम मिल रहे हैं, जिससे हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है।
ये आलू बहरीन के लिए और तेहरान के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। राशि कोल्ड जो ये स्थल रखा गया है कोल्ड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। अगर कोल्ड चैम्बर में रखना हो तो यहाँ पे चूँकि कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी है ही है, और यहाँ से आलू को विदेशों के अंदर निर्यात किया जा रहा है। किसानों का ही आलू है ये, बहुत सारे किसानों का आलू यहाँ इकट्ठा है, और जितेंद्र अवस्थी जी इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं यहाँ से। और इसमें मेनली सूर्या प्रजाति है और फ्राई सोना है। हमारे यहाँ से कृषि निर्यात नीति के तहत आलू की कृषि एजेंसी जो चिन्हित है, यहाँ गत 3-4 साल से आलू का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ से गत 24-25 में साउथ अमेरिका के लिए, बहरीन के लिए, तेहरान के लिए आलू का एक्सपोर्ट किया गया है। इस वर्ष 5वां कंसाइनमेंट जाने को रेडी है, जो फ्राई सोना, सूर्या, जिनके 25-25 किलो के पैकेट हैं, बहरीन ओमान के लिए एक्सपोर्ट होगा। जो राशि कोल्ड से जा रहा है, ये मिस्टर अजीत अवस्थी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके द्वारा 5वां कंसाइनमेंट ये जाने के लिए रेडी है। आलू जा रहा है अलीगढ़ राशि कोल्ड स्टोरेज से एग्रीशाइन FPO के माध्यम से। 5वां-6वां कंटेनर यहाँ से जा रहा है। पूरी साल भी जाता रहा है कंटेनर आलू यहाँ से। लास्ट ईयर भी यहाँ से शिपमेंट्स गए हैं, और अभी रिसेंटली ये बहरीन के लिए जा रहा है, जिसमें कुफरी सूर्या, ऊपरी फ्राई सोना, ओवर साइज, और इस बार हमने ट्राई किया है जो नॉर्मल साइज मार्केट में बिक रहा है, उसको भी हमने ट्राई के रूप में 5 टन का इसमें सैंपल हमने इस बार डाला है 29 टन में से। तो वहाँ पसंद किया जा रहा है हमारे यहाँ का आलू, और ये हमारे लिए, अलीगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। कंटेनर जो है हमारा बहरीन के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है, जिससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। हम 5-6 कंटेनर पहले एक्सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ कम पैसा मिलता है, वहाँ सबको हम तो ये कहते हैं कि सब FPO से जुड़ें, एग्रीशाइन FPO से जुड़ें और सब इसका लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। जो हमारी टीम है उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, हमारे उच्चाधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया है, जो इसमें हमारे निरंतर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी कार्यक्रम में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़ से मुझे एक ताला मिल गया है। 14 तारीख को बिहार की जनता झूठ और प्रचार पर इसी ताले से ताला लगाएगी। अलीगढ़ में बीजेपी का आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर आए, और निश्चित रूप से भारत जिस तेजी के साथ मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत यात्रा है जो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर आए थे, उनके बीच में कार्यक्रम था। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने ये निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा, और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में चलिए हम वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान। If you were born between 1980 and 2000, तो Axis Max Life लाया है एक solid term plan for smart folks like you। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना cool है, पर फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है even cooler। And if you're salaried, तो आपको मिलेगा 15% ऑफ ऑन योर टर्म प्लान प्रीमियम, और आगे चलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, नो प्रॉब्लम, तो दिए हुए प्रीमियम मिलेंगे वापस। मतलब एग्जिट द प्लान फॉर फ्री एंड गेट 100% of your premiums back with Axis Max Life's special exit value benefit। साथ ही में ये देते हैं 3 घंटे में जेन्युइन क्लेम सेटल होने की गारंटी।
के SIR कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अवगत कराया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 की कार्यवाही जनपद में प्रारंभ कर दी गई है। ये पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यक्रम के अनुसार SIR कार्यक्रम की अवधि, तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक किया गया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण सर के अंतर्गत जो दिशा निर्देश और समय सारणी प्राप्त हुई है, उस समय सारणी के साथ ही जनपद जौनपुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 2 बार बैठकें करके उनको सभी दिशा निर्देशों से अवगत कराया है। साथ ही ERO को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो भी विधानसभा क्षेत्रवार सभी राजनीतिक दलों के नामित प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके और उनको समस्त विषय पर बता दें। जो प्रशिक्षण ERO का होना था, AERO का होना था या BLO का होना था, वह प्रशिक्षण हो चुका है और 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच घर घर जाकर BLO हाउस टू हाउस सर्वे करके इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेगा और उसको कलेक्ट करेगा। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की ना नागरिकता खतरे में है और ना मताधिकार। जहां नकवी ने रामपुर में आयोजित स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ छद्म सेकुलर छल छत्र सुनियोजित सियासी साजिश के तहत हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार के जरिए मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनमें असुरक्षा का बीज बोकर वोटों की फसल काटी जा सके। नकवी ने कहा कि इसी आपराधिक साजिश के जरिए थोक में मुसलमानों का वोट लेने वाले राजनीतिक दलों ने फुटकर में भी उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सियासी सशक्तिकरण नहीं किया। जितने भी देश में अगर आप इन 10-11 सालों में देखें तो ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में भी ये पहला मौका है कि जब जो है वो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ती है और लोग जो है सुशासन के सफ़र को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में रहे हैं। और जो लोग जो है वो हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशा कर रहे हैं, जो लोग जो है वो अभी से जो है वो हार का जो से पहले की भूमिका बनाने लगे हैं कि साहब ये जो है वो वोट चोरी हो गया, फिर वोट का डाका पड़ गया, ये चोरी डाके का जो इनका हाहाकारी हंगामा और हुड़दंग है वो फिर एक बार जो है वो ध्वस्त होगा। गुजरात की सूरत में कल क्रिकेट के इतिहास में नया कीर्तिमान रचा गया, जहां मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने अपनी तूफानी पारी में खेलते हुए सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के वैन वाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वैन वाइट ने साल 2012 में लिसेस्टरशायर के लिए ये रिकॉर्ड बनाया था। आकाश जब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए तब मेघालय की टीम 576 रन बना चुकी थी और 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आकाश ने आते ही अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लगातार 8 छक्के जड़े, जिससे 6 छक्के उन्होंने एक ही ओवर में गेंदबाज से लीमर डाबी पर मारे। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी इस पारी की बदौलत मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश इस मुकाबले में 593 रनों से पीछे चल रही है। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।